नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चक्रवात। चक्रवात के अंतर्गत ये तीसरा भाग है। इसमें हम चक्रवातों के सामान्य विशेषताएं, परिभाषा और इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा। हमने प्रकारों का वर्गीकरण किया। इसके बाद हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं पढ़ रहे थे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताओं में हमने आकृति, विस्तार तथा गति के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायु प्रतिरूप। वायु प्रतिरूप, एयर पैटर्न। अब जैसा कि हम जानते हैं, चक्रवात के केंद्र में निम्न तथा बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। यानी केंद्र में इसके निम्न वायुदाब होता है और परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है। तो इसी कारण क्या है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो, चक्रवात के क्या है, केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर दाब बढ़ता है। तो अतः जो हवाएं हैं वो परिधि के से केंद्र की ओर चलती हैं। हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। अब परिधि से केंद्र की ओर चलते समय ये केवल सीधी केंद्र की तरफ नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि इनको कुछ चीज़ें प्रभावित करती हैं। ये सीधे केंद्र पर नहीं पहुंचती, ये कोरियालिस बल तथा घर्षण बल के द्वारा प्रभावित हो जाती हैं। केंद्र की ओर चलती हैं, ये सीधे न पहुंचकर कोरियालिस बल तथा घर्षण बल से प्रभावित होती हैं। यानी एक तो कोरियालिस बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, उस कोरियालिस बल के द्वारा, तथा जो हवाएं चलती हैं वो सतह के साथ क्या करती हैं, घर्षण करती हैं। तो घर्षण बल और कोरियालिस बल है, उसके कारण ये हवाएं क्या हो जाती हैं, प्रभावित होती हैं। और उससे क्या होता है, ये समदाब रेखाओं के साथ, जिससे ये मुड़कर समदाब रेखाओं के साथ बीस डिग्री से 40 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक का ये कोण बनाती है समदाब रेखाओं के साथ, क्योंकि ये किससे प्रभावित हो जाती हैं, घर्षण और कोरियालिस बल के द्वारा प्रभावित हो जाती हैं। यानी सीधा ये केंद्र में नहीं पहुंच पाती हैं, ये प्रभावित होती हैं और मुड़ते हुए पहुंचती हैं, समदाब रेखाओं को 20 से 40 डिग्री के कोण पर काटती हुई चलती हैं। अब इनका प्रतिरूप जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें इनका प्रतिरूप घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनका प्रतिरूप क्या होता है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल ये मुड़ते हुए चलती हैं। तो ये कोरियालिस बल और घर्षण बल के कारण ऐसा प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है। अब केंद्र की ओर जो हवाएं चलती हैं उसके कारण वायु प्रतिरूप है वो कैसा बन जाता है, अभिसारी। देखिए किस प्रकार से इसका वायु प्रतिरूप होता है।
ये वर्तांश बनता है और ये है वाताग्र। इस प्रकार से यहाँ पर ये हवाओं के मिलने से वाताग्र का निर्माण होता है, जिसमें एक शीत वाताग्र तथा दूसरा उष्ण वाताग्र होता है। ये मान लीजिए शीत है, वाताग्र, और ये क्या है, उष्ण वाताग्र। यहाँ से ये गर्म हवा ऊपर उठती है, तो इसमें हवाओं का जो प्रतिरूप है वो बाहर से अंदर की तरफ, यानी केंद्र से परिधि से केंद्र की ओर इस तरह से बनता चला जाता है। ये जो स्थितियां हैं ये भिन्न भिन्न होंगी, जैसे कि अब जैसे उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो घड़ी की सुइयों के विपरीत ये इसके साथ में टकराती हैं, और अगर ये दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करेंगे तो घड़ी की सुइयों के अनुकूल ये टकराएंगी, यानी इस तरह से ये घूमते हुए टकराएंगी। तो इस तरह से ये उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का वायु परिसंचरण हम इसको कह सकते हैं। अब वायुदाब जैसे कि हम देखा केंद्र से परिधि की ओर क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है, यानी बाहर जैसे जाएंगे, जैसे यहाँ पर 990 है, 92, 96, इस तरह से क्या जब बाहर की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा, ये वायुदाब है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अंदर यानी केंद्र की तरफ सबसे कम होता है। अब हवाएं अलग अलग प्रतिरूप बना रही हैं, जैसे अब ये हवाएं नॉर्थ से आ रही हैं, ये नॉर्थ वेस्ट से आ रही हैं, ये नॉर्थ से आ रही हैं, इस तरह से इनके क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, ये ईस्ट से आ रही हैं। इस तरह के हवाओं के क्या बन जाते हैं, इसमें प्रतिरूप बन जाते हैं। अब ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से आ रही है, यानी उत्तर से भी, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से और पश्चिम से हवाओं का इसमें क्या होता है, आगमन होता है। इस तरह से ये प्रतिरूप है वो बनता है। अब एक उष्ण वाताग्र हो गया, एक शीतल वाताग्र हो गया। जो हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं वो कौन सी होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, वो ऊपर उठ जाती हैं। और जो ठंडी हवाएं, यानी ये वाला जो एरिया होगा वो कौन सी हवा का होगा, ठंडी हवा का ये एरिया होगा, क्योंकि ठंडी हवाएं हैं वो भारी होती हैं, इसके कारण क्या है वो ऊपर नहीं उठ पाती हैं। तो इस तरह से ये पूरे वाताग्र का क्या प्रतिरूप, इसको हम उत्तरी गोलार्ध में वायु संचरण का प्रतिरूप कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दो प्रकार की हवाओं के मिलने से बनते हैं, गर्म एवं ठंडी। यहाँ पर वाताग्र बनता है, इसको शीत वाताग्र कहेंगे, जो कि शीत हवा का अग्रभाग है, और ये उष्ण वाताग्र होगा जो कि उष्ण हवा का अग्रभाग है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, गर्म हवाएं हल्की होती हैं, इसके कारण के ऊपर उठ जाती हैं, और ठंडी हवाएं हैं वो भारी होती हैं, इसलिए क्या वो धरातल पर बनी रहती हैं, ऊपर नहीं उठ पाती हैं वजन ज़्यादा होने के कारण। तो ये प्रतिरूप इसमें बनता है। और ये केंद्र से जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे, 990, 92, 96, 1000, इस तरह से क्या वायुदाब है वो परिधि की ओर बढ़ता चला जाता है, इसलिए परिधि से केंद्र की ओर हवाएं इसमें चलती हैं। अब अगर ऐसा होने से, यानी दो विपरीत हवाएं मिल रही हैं, एक जगह पर आकर के मिलती हैं, इनका क्या होता है, अभिसरण होता है। लेकिन अब ये हवाएं आपस में मिल रही हैं आकर के, ये इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अभिसरण। लेकिन यहाँ पर समूहन नहीं हो पाता। समूहन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कैसा है, लो, और टेम्परेचर कैसा है, हाई। अब जब ये हवाएं आपस में मिलेंगी तो ये आपस में टकरा जाएं अगर इस जगह पर, तो क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अभिसरण होती हुई हवाएं क्या होती हैं, समूहन नहीं होता, ये ऊपर उठती हैं। अब ये हवाएं क्या मिलती हैं और ऊपर उठती रहेंगी, ऊपर उठती रहेंगी तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र है वो बना रहेगा, ऊपर उठती हैं, जिससे चक्रवात की स्थिति बनी रहती है। यानी अभिसरण होता है हवाओं का, लेकिन ये क्षेत्र भरता नहीं है, यानी यहाँ पर उच्च वायुदाब नहीं बन पाता है, यहाँ पर निम्न लो प्रेशर ही बना रहता है, निम्न वायुदाब भी बना रहता है चारों तरफ से हवाएं आने के बावजूद भी। तो यहाँ पर
समूहन नहीं होता, हवाएं ऊपर उठती हैं जिससे चक्रवात की स्थिति बनी रहती है, यानी चक्रवात का जीवन काल है वो बना रहता है। अब यानी वायु प्रतिरूप में हम देखें तो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलती है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं चलती तो ये इस तरह से, जैसे घड़ी की सुई है उसी तरह से क्या है उसके अनुकूल ये चलती। तो ये उत्तरी गोलार्ध का वायु प्रतिरूप हो गया। अब दो प्रकार की वायु राशियां जब इसमें मिलती हैं तो इसके विभिन्न भागों में तापमान का अंतर होना अवश्य होगा, क्योंकि शीत वातागर, जहां पर शीत वातागर का प्रभाव होगा वहां पर तापमान कैसा होगा, कम होगा, और जहां उष्ण वातागर का प्रभाव होगा वहां पर तापमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध की उत्पत्ति वाली जो उष्ण आर्द्र वायु है ये विशेषता क्या है, ज़्यादातर पश्चिम की ओर से होती है। अब यहाँ पर क्या है, इस भाग में उष्ण वातागर मिलना, उष्ण वर्तांश और शीत वातागर, ये सारी चीज़ें इसमें बनती हैं पूरा का पूरा, यानी इसमें शीत वातागर भी बनता है, उष्ण वातागर बनता है, उष्ण वर्तांश भी बनता है, ये सारी चीज़ें एक चक्रवात में बनती हैं। तो इसके विभिन्न भागों में क्या है, तापमान का अंतर होना क्या है, स्वाभाविक सा है। विभिन्न भागों में इसके विभिन्न तापमान पाए जाएंगे। तो विभिन्न भागों में वायु का प्रतिरूप भी क्या होता है, भिन्न भिन्न। अब जैसे उष्ण वातागर का जो के पहले जो चक्रवात का अग्रभाग है जिसमें पूर्वी हवा होती है, अग्रभाग जिसमें क्या होती है, उष्ण वातागर के अग्रभाग में देखिए आप यहाँ पर कौन सी हवा है, पूर्वी हवा है। अब जहाँ पर पूर्वी हवा होगी उष्ण वातागर के अग्रभाग में तो वहाँ पर तापमान कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अब उष्ण वातागर में आगे जैसे जैसे जाएंगे हवा है वो उसका प्रतिरूप बदल जाता है, जैसे उत्तर पूर्व की ओर हो जाता है, आगे इसमें आगे बढ़ें तो यहाँ पर हवा का प्रतिरूप है वो दक्षिण पश्चिम हो जाता है, आगे चले जाएंगे यहाँ पर क्या उत्तर पश्चिम हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, पश्चिम की तरफ हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके प्रतिरूप है वो बदलते जाएंगे। हवा की दिशा अगर देखें, उत्तर से चल रही है, यहाँ पर पूर्व से चल रही थी, यहाँ पर पूर्व उत्तर पूर्व से चल रही है, लेकिन ये जा कहाँ रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रतिरूप है वो बदल जाएगा। यानी पहले हवा उत्तर से चल रही थी, पूर्व से चल रही थी, उष्ण वातागर के आने पर वायु की दिशा क्या है, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। यानी यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हवा क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम या पूर्णतः क्या हो जाती है, दक्षिण की ओर ये चलने लग जाती हैं, उत्तर की तरफ से विपरीत। अब शीत वातागर के आने पर हवा क्या है, फिर बदल जाती है, इसकी दिशा क्या होती है, उत्तर पश्चिम। ये देखिए यहाँ पर हवा शीत वातागर जैसे आया, हवा क्या होगी, उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही है। अब इसमें आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे हवा क्या हो जाएगी, एक तो इसमें उत्तर की तरफ से भी चल रही होती है, ये भी शीत वातागर में है, एक इसमें पूर्णतः पश्चिम की ओर से चलती है। तो ये अलग अलग प्रतिरूप हैं वो हवाओं के बनते चले जाते हैं। अब उत्तर की ओर से जो हवा आएगी वो कैसी होगी, ध्रुवीय। ध्रुवीय हवा कैसी होगी, ठंडी। तो ये प्रतिरूप हवाओं का बनता है। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। इसमें उष्ण वर्तांश जब शुरू होता है, हवा चल रही होती है पूर्व से, उसके बाद ऊपर जाएंगे उत्तर पूर्व से, फिर उत्तर से, यानी हवा बदल करके उसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर दक्षिण की तरफ चलने लगी पूर्णतः। अब शीत वर्तांश में हम आते हैं। शीत वर्तांश में पहले हवा चल रही है, पश्चिम की ओर से चल रही है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर से चल रही है, फिर उत्तर की ओर से चलने लग जाती है, और इसकी हवा की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व या इसके बाद क्या हो जाती है, दक्षिण हो जाती है। अब जो हवा उत्तर से आ रही है वो कैसी हवा होगी, ध्रुवीय या ठंडी हवा होगी। यानी जो शीत वर्तांश में उत्तरी हवा होगी वो ठंडी हवा होगी, यानी उस भाग में तापमान भी क्या होगा, कम होगा। अब वाताग्रों के सहारे जो हवा बदलती है, एकदम परिवर्तन होता है, उसको दिशा परिवर्तन रेखा कहते हैं। यानी जहाँ से हवा का परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, दिशा परिवर्तन रेखा। जिस स्थान से, जिस क्षेत्र से हवा बदलती है उसको विंड शिफ्ट लाइन या दिशा परिवर्तन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये वायु का प्रतिरूप हो गया। यानी प्रत्येक भाग में हवा की जो दिशा है वो बदलती रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो प्रकार के वाताग्र अगर मिलेंगे तो उसमें तापमान एवं हवाओं की दिशाओं का परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। अब वायु प्रतिरूप के बाद हम बात करते हैं तापमान की। तापमान में जैसे हमने इसमें देखा कहाँ तापमान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, तो इसके विभिन्न भागों में तापमान में भी क्या है, अंतर देखने को मिलता है। अब दो विपरीत वायु राशियाँ मिलेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें विभिन्न भागों में तापमान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न। अब दक्षिण भाग की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा था
इसका एक ये है दक्षिण भाग। दक्षिण भाग में हवा यहाँ पर कौन सी ज़्यादा है, गर्म। तो दक्षिण भाग में तापमान क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि शीत तो इधर रह गया। ये वाला दक्षिण भाग है, इसमें पूरा का पूरा क्या है, गर्म वायु है, वो ज़्यादा मिलेगी। ऊपर ये जो वर्तांश यहाँ पर बन रहा है, इस भाग में कौन सी है, ठंडी। तो ये उत्तरी भाग कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, यहाँ पर ठंडी वायु है। तो इस प्रकार जो वर्तांश जो अलग अलग वाताग्र बनते हैं, यानी चक्रवात का जो दक्षिणी भाग है उसमें गर्म हवाएं, तो वहाँ पर तापमान अधिक होगा। इसके विपरीत उत्तरी और उत्तरी पूर्वी या उत्तरी पश्चिमी भाग है, वहाँ पर ठंडी हवाओं के तापमान कैसा होता है, कम होता है। परंतु पश्चिमी भाग में तापमान क्या होता है, न्यूनतम, क्योंकि यहाँ पर कौन सी हवा है, ठंडी हवा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा तापमान, पश्चिमी भाग में तापमान क्या होगा, न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। क्योंकि शीत वाताग्र है वो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था शीत वाताग्र, तो शीत वाताग्र जहाँ से आएगा वहाँ पर तापमान क्या होगा, न्यूनतम होगा। यानी जहाँ जहाँ पर शीत वाताग्र की वायु पहुँचेगी वहाँ पर तापमान कम, और जहाँ पर उष्ण वाताग्र की वायु होगी, जैसे दक्षिण भाग में है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब चक्रवात में मुख्य रूप से तापमान की जो वायु राशियाँ होती हैं, गुण या मौसम, हवा में नमी की मात्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये चक्रवात में को वो प्रभावित करती हैं। सामान्य रूप से अगर ग्रीष्म काल में तापमान की हम बात करें तो औसत तापमान है वो शीतकाल के औसत तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि शीतकाल में शीतोष्ण चक्रवात हैं वो ज़्यादा ठंडे होंगे और ग्रीष्म काल में थोड़े से गर्म होंगे। तो औसत अगर तापमान की बात करें तो ये शीतकाल में अधिक ठंडे तथा ग्रीष्म काल में अधिक गर्म होते हैं। अब हम इसके देखते हैं शीतोष्ण चक्रवातों का भ्रमण पथ। तो तापमान जहाँ पर शीत वाताग्र का प्रभाव होगा वहाँ पर तापमान कम होगा, और जहाँ पर उष्ण वाताग्र का प्रभाव होगा वहाँ पर तापमान क्या होगा, ज़्यादा। दक्षिणी भाग में ज़्यादा होगा, उत्तरी पश्चिमी भाग जो है उसमें सबसे न्यूनतम तापमान है वो देखने को मिलता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। अब शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति क्षेत्र तथा भ्रमण मार्ग। इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है और कहाँ कहाँ पर ये आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं दोनों गोलार्धों में मध्य एवं उच्च अक्षांशों में इनकी उत्पत्ति होती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं विशेषतः मध्य अक्षांशों में या उच्च अक्षांशों में ही इनकी उत्पत्ति है वो होती है। तो 35 से 65 डिग्री हमने देखा, ये मध्य एवं उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। यानी 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में हमने पहले भी पढ़ा कि इनकी उत्पत्ति है वो 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में, और वो भी दोनों गोलार्धों में होती है। 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में इनकी उत्पत्ति होती है। अब ये सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो इनकी दिशा है वो पश्चिम से पूर्व दिशा होती है। वो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जैसे अगर हम सामान्यतः देखें तो दिशा देखिए इनकी सामान्यतः पश्चिम से पूर्व इनकी होती है दिशाएं। जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ देखें हम, भारत के उदाहरण में अगर हम देखें, भारत में के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। जैसे पश्चिमी विक्षोभ जिनके द्वारा राजस्थान या उत्तरी भारत में मावठ या शीतकालीन वर्षा होती है, वो चक्रवात भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। पूर्व की ओर चलते हुए ये भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर इनका मार्ग होता है सामान्यतः। लेकिन फिर भी इनके क्या कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। फिर भी इनका इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि इनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, क्योंकि कई बार निर्दिष्ट मार्ग नहीं होता इनका, इसलिए इनके मार्ग को क्या है मेखलाओं में प्रदर्शित किया जाता है। इनके मार्ग को
मेखलाओं में प्रदर्शित करते हैं। निश्चित मार्ग नहीं होता, मार्ग को मेखलाओं या पेटियों में प्रदर्शित करते हैं। मार्ग को पेटियों में प्रदर्शित करते हैं। और इस मार्ग को क्या कहते हैं, या इस मेखला को क्या कहते हैं, इसको झंझा पथ कहते हैं। ये जो मार्ग होता है या जो पेटी होती है जिससे चक्रवात चलते हैं वो क्या कहलाता है, झंझा पथ उसको कहते हैं। ये कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, इसलिए इसको एक पेटी बना दिया जाता है। जैसे 35 से 65 है, इन्हीं अक्षांशों में आगे गति करते हैं, तो ये क्या है, एक निश्चित मार्ग नहीं होने के कारण इसको क्या कह सकते हैं, एक पेटी कह सकते हैं। इसी पेटी को क्या किसके नाम से जाना जाता है, स्ट्रोम ट्रैक या झंझा पथ के नाम से जाना जाता है। इनके जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्पत्ति क्षेत्र हैं जहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है, जैसे कुछ उत्तरी गोलार्ध के हैं या दक्षिणी गोलार्ध के जो इनके उत्पत्ति क्षेत्र हैं, जैसे प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर है, उत्तरी अमेरिका में वातागर्जनन के क्षेत्र हैं, या आइसलैंड वाला क्षेत्र है, यूरोप महाद्वीप में भी वातागर्जनन के क्षेत्र हैं। उनके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।